नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स एंड जीके विद केके में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस सेशन में मैं एक बार फिर आपके लिए एक बेहद उपयोगी वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो का शीर्षक है मौर्य काल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मौर्य काल से संबंधित विभिन्न परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इस सेशन को अपने दोस्तों के मध्य शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण सेशन का लाभ उठा सकें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, भारत में 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य राजवंश का शासन था, जिसे भारतीय इतिहास में मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल से जुड़ी इस विशेष सीरीज के वीडियो में दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? इस प्रश्न का सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला भारतीय शासक था जिसने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और अनेक वर्षों तक शासन किया। प्रश्न क्रमांक 2, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सिंड्राकोट से किसने स्थापित की? इस प्रश्न का सही जवाब है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सिंड्राकोट से स्थापित की। प्रश्न क्रमांक 3, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन है? इस प्रश्न का सही जवाब है राजनीतिक नीतियों का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों का वर्णन मिलता है। प्रश्न क्रमांक 4, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? प्रश्न क्रमांक 5, इस प्रश्न का सही जवाब है काष्ठ या लकड़ी से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल काष्ठ या लकड़ी से बना हुआ था। प्रश्न क्रमांक 6, कौन सा ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? इस प्रश्न का सही जवाब है दिव्यावदान। दिव्यावदान चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का मानता है। प्रश्न क्रमांक 7, भारत के प्रथम औषधि बाग और अस्पताल का निर्माण किसने करवाया? इस प्रश्न का सही जवाब है सम्राट अशोक ने। भारत में प्रथम औषधि बाग और अस्पताल का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। प्रश्न क्रमांक 8, अशोक के किस शिलालेख से महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? इस प्रश्न का सही जवाब है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख से। रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख से महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 9, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं त्यागी, इसका प्रमाण किस उपाधि से प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है देवानामप्रिय की उपाधि से। अशोक की देवानामप्रिय की उपाधि से हिंदू धर्म के प्रति आस्था का प्रमाण मिलता है। प्रश्न क्रमांक 10, अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11, सारनाथ स्तंभ और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? इस प्रश्न का सही जवाब है सम्राट अशोक ने। सारनाथ स्तंभ और सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। प्रश्न क्रमांक 12, डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया? इस प्रश्न का सही जवाब है बिंदुसार के। डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया। प्रश्न क्रमांक 13, अशोक के काल में लिखे गए अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इस प्रश्न का सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के काल में लिखे गए अभिलेखों को
सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। प्रश्न क्रमांक 14, सम्राट अशोक का सरेकुन अभिलेख कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है बदख्शा कंधार में। सम्राट अशोक का सरेकुन अभिलेख बदख्शा कंधार में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 15, कहाँ पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला? इस प्रश्न का सही जवाब है श्रीलंका के अनुराधापुर नामक स्थान पे। श्रीलंका के अनुराधापुर नामक स्थान में प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। प्रश्न क्रमांक 16, किस स्रोत में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत के आयोजन का उल्लेख मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब है दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं महावंश नामक ग्रंथों में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत के आयोजन के संबंध में उल्लेख मिलता है। प्रश्न क्रमांक 17, अशोक का कौन सा शिलालेख पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है? इस प्रश्न का सही जवाब है अशोक का शिलालेख 11वां। शिलालेख 11वां अशोक का पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। प्रश्न क्रमांक 18, व्यापारियों के काफिले को मौर्य शासनकाल में क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का सही जवाब है सार्थवाह। व्यापारियों के काफिले को मौर्य काल में सार्थवाह कहा जाता था। तो दोस्तों, अगले वीडियो पर जाने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने दोस्तों के मध्य शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आपके द्वारा वीडियो को लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 19, चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्राकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है जस्टिन ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे कि सेंड्राकोट्स के नाम से भी जाना जाता है, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। प्रश्न क्रमांक 20, पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब है मैगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका में। इंडिका, जिसको कि मैगस्थनीज ने लिखा, पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख सर्वप्रथम इस पुस्तक में मिलता है। प्रश्न क्रमांक 21, मौर्य काल में शिक्षा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? इस प्रश्न का सही जवाब है तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा के लिए तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थान था। प्रश्न क्रमांक 22, मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है भूमिकर। मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था। प्रश्न क्रमांक 23, भूमिकर को एकत्रित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? इस प्रश्न का सही जवाब है सीताध्यक्ष। भूमिकर को एकत्रित करने वाला अधिकारी मौर्य काल में सीताध्यक्ष कहलाता था। प्रश्न क्रमांक 24, मौर्य शासन काल में कौन सा अधिकारी मापतौल का प्रभारी अधिकारी था? इस प्रश्न का सही जवाब है पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष मौर्य शासन काल में नापतौल का प्रमुख अधिकारी था। प्रश्न क्रमांक 25, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? इस प्रश्न का सही जवाब है जन्म मृत्यु पंजीकरण। स्थानीय सरकार द्वारा जन्म मृत्यु पंजीकरण मौर्य काल से अनवरत जारी है। प्रश्न क्रमांक 26, गुप्त काल और अशोक का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक का उल्लेख एक साथ मिलता है। प्रश्न क्रमांक 27, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग कौन से हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग हैं। प्रश्न क्रमांक 28, मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से कौन संबंधित था? इस प्रश्न का सही जवाब है समाहर्ता। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 29, सन 1750 में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया?
इस प्रश्न का सही जवाब है टेफेंथलर ने। टेफेंथलर ने सन 1750 में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता लगाया। प्रश्न क्रमांक 30, आजीवक संप्रदाय को संरक्षण किस मौर्य शासक ने प्रदान किया? इस प्रश्न का सही जवाब है बिंदुसार ने। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। प्रश्न क्रमांक 31, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है कौशाम्बी के लघु शिलालेख को रानी का अभिलेख के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 32, किस शासक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? इस प्रश्न का सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की। प्रश्न क्रमांक 33, मौर्य काल में भाग और बलि क्या थे? इस प्रश्न का सही जवाब है मौर्यकालीन राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भाग और बलि राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। प्रश्न क्रमांक 34, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था जिसकी चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम हेलेना था जिसकी बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हुई। प्रश्न क्रमांक 35, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? इस प्रश्न का सही जवाब है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 36, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां कौन सी हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेइक और ग्रीक भाषा। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेइक और ग्रीक भाषा का प्रयोग हुआ था। प्रश्न क्रमांक 37, सड़क पर कीचड़ और गंदगी फैलाने पर मौर्य प्रशासन जुर्माना किस नाम से लेता था? इस प्रश्न का सही जवाब है पंकोदक सन्निरोधे। पंकोदक सन्निरोधे नाम से सड़क पर कीचड़ और गंदगी फैलाने पर मौर्य प्रशासन द्वारा जुर्माना लिया जाता था। प्रश्न क्रमांक 38, कर को छुपाने या चोरी करने पर कौन सा दंड दिया जाता था? इस प्रश्न का सही जवाब है मृत्युदंड। मृत्युदंड जो कि एक बहुत ही भयंकर दंड है, मौर्य शासनकाल में कर की चोरी करने पर या कर छुपाने पर दिया जाता था। प्रश्न क्रमांक 29, अशोक के किस अभिलेख में पारस्परिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाए जाने का उल्लेख है? इस प्रश्न का सही जवाब है प्रथम शिलालेख पर। अशोक के प्रथम शिलालेख पर पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाए जाने का उल्लेख मिलता है। प्रश्न क्रमांक 40, चाणक्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। वीडियो के अंत में आप सभी लोगों से एक बार फिर गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने दोस्तों के मध्य शेयर अवश्य करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों, अब अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। तब तक बने रहिए अपने खुद के चैनल करंट अफेयर्स एंड जीके विद केके के साथ और देखते रहिए और अपना ज्ञानवर्धन करते रहिए। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।